पहले आपने सिंगल कंपोनेंट्स लिए, सिंगल आर, सिंगल एल, सिंगल सी, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन लिए। ये अपना सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ LCR सर्किट या RLC सर्किट, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं। पैरेलल वाला हमारे बोर्ड में नहीं है, ठीक है। तो केवल सीरीज़ का कॉम्बिनेशन हमको देखना है। तो मान लीजिए पहले एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक इंडक्टर ले लिया और एक कैपेसिटर ले लिया, और इसको हमने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। सॉरी, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ ताकि अपने पास में गैप रहे। इसे नीचे बना दिया। ये AC सोर्स है। AC सोर्स का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इससे जो वोल्टेज मिलती है, वेरिएबल वोल्टेज मिलती है। मान लीजिए किसी टाइम t पर इसकी वोल्टेज है E, और उस टाइम इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए करंट इसमें फ्लो हो रही है, जितनी करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव उतनी करंट पहुंचाना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये करंट इस रेजिस्टेंस में से पास हुई, मैंने यहाँ करंट दिखा दी। इसमें से भी करंट I पास हुई, इसमें से भी करंट I पास हुई, और वो करंट नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गई। तो t टाइम पर ये E वोल्टेज की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। तीनों में करंट दिखा दी। हमें मालूम है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे VR कहते हैं। और R की टेंडेंसी क्या होती है, रेजिस्टेंस की टेंडेंसी करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखना, सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में रखना। OIC का मतलब अगर कैपेसिटर है तो करंट को लीड करना है। OIC कैपेसिटर है तो करंट लीड होगा, करंट लीड होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे पीछे दिखाना है। पीछे वो होता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट के कंपैरिजन में VC क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाना है। और ये वोल्टेज को लीड कराता है, तो वोल्टेज को इसमें लीड कराना है, मतलब वोल्टेज को करंट के कंपैरिजन में एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है। अब आपने पॉइंट्स ले लिए, मान लीजिए A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट और ये A पॉइंट। C ये कैपेसिटेंस है, इसका इंडक्टेंस L है और इसका रेजिस्टेंस R है। मैं पहले इस मतलब क्लोज पाथ ABDEA के लिए किरचॉफ सेकंड रूल लगा रहा हूँ। A से B जाइए, फिर B से D जाइए, D से E जाइए और E से A जाइए, और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऐड कर दीजिए और उसे टोटल 0 कर दीजिए। तो पहले A से B जा रहे हैं। A से B जाने के लिए पहले R को क्रॉस करेंगे, फिर L को क्रॉस करेंगे, फिर C को क्रॉस करेंगे। ये तीनों कंपोनेंट्स हमेशा वोल्टेज का अपोज करते हैं, इसकी वोल्टेज का, मतलब करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज हमेशा कम होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है उसके कंपैरिजन में यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? -VR। यहाँ पहुँच गए, देन यहाँ पहुँचेंगे तो -VL, यहाँ पहुँच गए, देन यहाँ पहुँचेंगे तो -VC। B पे पहुँच गए, B से D कोई कंपोनेंट नहीं है, D से E, D से E, तो D से E में इस बैटरी को क्रॉस करेंगे। बैटरी का वोल्टेज उस टाइम E है, तो मैंने लिखा +E, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, मतलब हाई की तरफ जा रहे हो, हाई की तरफ प्लस। लो का मतलब माइनस, हाई का मतलब प्लस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप, A से चले B, D, E और A होते हुए अब A पे पहुंच गए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिया। ये किरचॉफ रूल हो गया। यहाँ से E की वैल्यू लिख दी, सॉरी E = आ गया VR + VL + VC। अब इन वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ये वोल्टेज ये सारे वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपने एक लाइन लिखी इन वेक्टर फॉर्म, लाइन लिखी इन वेक्टर फॉर्म और सब पे वेक्टर लगा दिया। अब इनको मुझे अगर ऐड करना है तो मैं तब तक ऐड नहीं कर सकता जब तक इनकी डायरेक्शन नहीं मालूम, और ये रिडायरेक्शन। इन डायरेक्शन को शो करने का जो तरीका होता है, जो डायग्राम बनता है, उसे फेजर डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ फेजर डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है करंट, तो मैंने करंट डायरेक्शन शो कर दिया। VR करंट की डायरेक्शन में है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में VR दिखा दिया। VR वेक्टर है तो VR पे वेक्टर साइन लिख दिया। VL करंट के कंपैरिजन में VL ऊपर की तरफ है, तो VL को करंट से ऊपर कर दिया, ये VL है। अब VC बनाना है। VL और VC हो सकता है इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो। तो जो भी आप पहले एक बार केस यहाँ ऊपर लिख देना कि हम ले रहे हैं लेट VL > VC। ये थोड़ा सा सही रहता है कि VL > VC ले लें हम। और VC किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, तो VC हमने नीचे दिखा दिया। वेक्टर है तो वेक्टर दिखा दिया। अब देखिए, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए
और अगर मैं मान लेता हूँ कि वी एल की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वी सी नेगेटिव हो गया। ये डायरेक्शन का सिंबल है, ये डायरेक्शन। तो या तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ या मैं इसे प्लस वी एल लिख सकता हूँ। बिना वेक्टर के लिखना है तो प्लस वी एल लिखना पड़ेगा, और वेक्टर के साथ लिखना है तो वी एल वेक्टर लिखना पड़ेगा। इसे मैं अगर इसे प्लस लिखा है तो ये श्योर माइनस हो गया और ये वी सी हो गया। तो चाहे तो इसे वी एल वैक्टर वी सी वैक्टर की फॉर्म में लिखो या माइनस वी सी वी प्लस वी एल की फॉर्म में लिख दो। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3 वेक्टर्स का एडिशन करना है तो पहले इन 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, इन 2 वेक्टर्स को वी एल और वी सी। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसे मैं लिखूंगा प्लस वी एल, इसे लिखूंगा माइनस वी सी। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी। वी एल माइनस वी सी मतलब इधर की तरफ बच जाएगा वी एल माइनस वी सी। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन आया वी एल माइनस वी सी, और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख दूंगा वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर। 2 तरीके हैं अगेन, ये या तो वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर है या ये वी एल माइनस वी सी है। अगर आप माइनस फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर वेक्टर साइन नहीं लगा सकते, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो एडिशन ही चलेगा। अब देखिए, इन दोनों का ऐड करके मैंने ये लिख दिया वी एल प्लस वी सी। अब इसमें क्या ऐड करना है, इसमें वी आर ऐड करना है, और ये हमारा वी आर है। तो मैंने वी आर को ऐसे कैसे उठा के आगे ले गए। हमें पता है किसी भी वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए और बिना डायरेक्शन चेंज किए कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो मैंने इसे उठा के यहाँ लिख दिया, और इस वी एल वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर को उठा के यहाँ ले गए। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के वी आर और वी एल प्लस वी सी का रिजल्टेंट होगा, और वी आर और वी एल प्लस वी सी का रिजल्टेंट, वी एल प्लस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट ई है, तो ये हमें ई बताएगा। अब ये जो ई है ये आई के साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है फाई, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है, ये कुछ एंगल बना रहा है फाई। अब मुझे फाई की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी, और फिर इस ई की वैल्यू भी बतानी है। अब इनको पहले मैंने सॉल्व करके इनका मैग्नीट्यूड मेरे पास वी एल माइनस वी सी आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड वी आर है। तो मैंने सी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस इस पूरे को कंबाइन करके बी वेक्टर लिख दिया, और सी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो तो सी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। सी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है वी एल माइनस वी सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस वी आर और वी एल प्लस वी सी के बीच का एंगल। तो वी आर तो ये रहा और वी एल प्लस वी सी ये रहा, इनके बीच में एंगल ये 90 डिग्री साफ साफ नज़र आ रहा है, और कॉस 90 0 होता है, तो ये टर्म हमारी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बच जाएगा ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी इजिकल टू होता है आई आर, वी इजिकल टू आई आर, लेकिन इसका आर जो होता है उसे एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा आई एक्सएल माइनस वी इजिकल टू आई आर। तो इसका रेजिस्टेंस होता है एक्स सी, तो आई आर माइनस आई आर इजिकल, और ये होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने क्या किया, इन दोनों से आई कॉमन लिया और इससे आई कॉमन लिया, और फिर फर्दर इसे सॉल्व कर देंगे। ओके बेटा, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था। अब मुझे इसका इम्पीडेंस चाहिए, हमारा पर्पज़ है एक इम्पीडेंस निकालना और एक फाई निकालना, तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों से आई कॉमन ले लिया, तो आई का स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ से भी आई स्क्वायर कॉमन आ गया। आई स्क्वायर कॉमन आने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का अंडर रूट आई बाहर होता है, तो ये हो गया ई इक्वल्स टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई का डिवाइड किया तो हो गया ई बाय आई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन रिजल्टेंट करंट क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और मैंने बताया कि जब 2 कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट हो तो उसे इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है, और इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो Z की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर भी चाहो तो एक बार सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं इसे, लेकिन चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर, हमें पता है एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और एक्स की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है। जब आपने सिंगल एल लिया था, सिंगल इंडक्टर लिया था, उस केस को सॉल्व किया था, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी इसकी, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसे एक्सएल से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है, ऐसे इसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है। आप चाहें तो यहाँ तक इसे कर सकते हैं। बेटा इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक तो इम्पीडेंस पूछा जाता है, दूसरा फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, क्योंकि वोल्टेज करंट के कंपैरिजन में एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्यों लीड कर रहा है, क्योंकि वी एल ग्रेटर देन वी सी हमने पहले से ही मान लिया, और अगर वी सी ग्रेटर होता तो रिजल्टेंट वोल्टेज नीचे की तरफ आता, उस वक्त करंट लीड करता। तो इस केस में ई भी लीड कर सकता है, करंट भी लीड कर सकता है, डिपेंड करता है कि वी एल ग्रेटर देन वी सी है या वी सी ग्रेटर देन वी एल है। खैर जो भी है, इसके बीच का फेज डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो मैंने ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, इसके लिए tan phi ले लिया। tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज वी एल माइनस वी सी। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइड्स का रेशो होता है, तो साइड की लेंथ देखी जाती है, वेक्टर नहीं लेना है आपको। डिवाइडेड बाय बेस वी आर, वी एल की जगह आई एक्सएल रख दिया, माइनस आई एक्स सी डिवाइडेड बाय आई आर, आई कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये आ गया एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये तब आया जब हम पहले से मान रहे हैं कि वी एल ग्रेटर देन वी सी है, और अगर वी सी ग्रेटर होता तो ये आता एक्स सी माइनस एक्सएल। तो हमें जनरल फॉर्म लिखना है, तो मैंने लिखना पड़ेगा जनरल फॉर्म में tan phi इज एक्सएल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर। और अगर फाई चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए ई और आई के बीच का, तो फाई आ जाएगा, tan को उधर लेगा तो tan इनवर्स एक्सएल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर। जब भी ये एलसीआर सर्किट आता है, इसमें ये पूछा जाता है कि एलसीआर सर्किट को आप पूरा एक्सप्लेन करिए, साथ में रेजोनेंस भी समझाइए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए हम इसको यहीं ड्रॉप कर रहे हैं। रेजोनेंस हम अलग टॉपिक को कवर करेंगे, रेजोनेंस, लेकिन बिना रेजोनेंस के नहीं पूछा जाता जनरली, हमेशा रेजोनेंस के साथ पूछा जाता है, तो उसे बाद में देखेंगे। थैंक यू।